हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट थर्ड सेशन, जो 20 क्वेश्चंस में लेकर आ रही हूँ आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं बार बार। वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 सेशन कर लिए हैं, तो अगर आप भी अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो यूट्यूब के चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी जो कोर सब्जेक्ट है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, उसके MCQ सीरीज़ भी हमने करी हैं। तो अगर आपको MCQ क्वेश्चंस देखने हैं तो एटलीस्ट हमने 100 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट यहाँ पे डिस्कस करे हैं, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो वो भी देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जाके हर एक सब्जेक्ट की। तो आज स्टार्ट करते हैं। हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे आज के सेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, 5 अल्टरनेटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए बस बार। Each alternator is rated 5 MVA, 13.2 kV and has a 25% reactance on its own base. Determine the short circuit level in MVA at the bus bar. क्या फाइंड आउट करना है हमें? शॉर्ट सर्किट लेवल फाइंड आउट करना है MVA में। तो शॉर्ट सर्किट लेवल आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 1/Z पर यूनिट। तो अगर पर यूनिट में फाइंड आउट करना है तो इतना ही है, और अगर MVA में फाइंड आउट करना है तो रेटेड MVA। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेटेड MVA से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो आपका शॉर्ट सर्किट लेवल आ जाएगा MVA में। अब जेड पर यूनिट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले दे रखा है परसेंटेज रिएक्टेंस दे रखा है, तो इसका जेड पर यूनिट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.25 पर यूनिट हो जाएगा। अभी इसके बाद क्या करेंगे आप? 5 अल्टरनेटर दे रखे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में आपका रिएक्टेंस जो है 1/n हो जाता है। तो टोटल आपका जेड पर यूनिट क्या हो जाएगा? 0.25, और n कितना दे रखा है आपका? 5 अल्टरनेटर दे रखे हैं तो ये 5 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.05। ठीक है, यहाँ पे आपकी आ जाएगी जेड पर यूनिट। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए आप, 1/0.05 इंटू में आपको दे रखा है रेटेड MVA 5 MVA, तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 MVA आ जाएगी आपकी वैल्यू। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 MVA। और अगर पर यूनिट में पूछा जाए तो क्या आ जाएगा? 1/0.05 पर यूनिट। ठीक है, उसको सोल्व कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। एम्पियर्स लॉ फॉर करंट एलिमेंट इज अदर नेम फॉर। तो एम्पियर्स लॉ होता है, उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो बायोट साइवर्ट लॉ होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ लोड शुड बी यूज्ड इन ए सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर सो दैट इट कैन ऑपरेट इन लोड कम्यूटेशन मोड। अगर आपका सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर को लोड कम्यूटेशन मोड में ऑपरेट करना है तो लोड का टाइप क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, RLC अंडर डैम्प्ड। और अगर RLC इसके अलावा बाकी जितने भी लोड हैं वो सब अगर आप यूज़ में लेंगे तो आपका लाइन कम्यूटेशन मोड में ऑपरेटर करेगा इन्वर्टर। ये जो है क्वेश्चन हमने MCQ सीरीज जो करी थी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू मेजर मीडियम रेजिस्टेंस। तो मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की जो MCQ सीरीज करी थी उसमें सारे मेथड डिस्कस किए थे। मीडियम रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस है, इनको मेजर करने के मेथड। तो मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट का मेथड है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। इसके अलावा जो भी मेथड्स दे रखे हैं वो दूसरे रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज में लेते हैं। तो मीडियम रेजिस्टेंस का एक ही मेथड है इसके अंदर, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल इंडक्टेंस ऑफ द सीरीज कोइल। तो एक सीरीज कोइल दे रखी है, उसका टोटल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। सीरीज कोइल है तो आपको पता होगा इंडक्टेंस क्या होता है। यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस दे रखे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखे हैं। तो ये अगर एक कोइल है तो मतलब 2 कोइल हैं, उसके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दे रखा है, तो टोटल इंडक्टेंस आपका हो जाता है L1 + L2 + 2M, या फिर -2M भी हो सकता है। वो किस केस में? अगर डॉट आपके दे रखे हैं उससे करंट एंटर कर रही है दोनों ही कोइल के डॉट्स में तो प्लस होगा, और अगर एक में एंटर कर रही है दूसरे में लीव कर रही है तो माइनस साइन आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल क्या हो जाएगा? L1 + L2 + L3। अभी क्या आएगा? M12 आपका जो है डॉट सेम साइड में है तो 2M12। ठीक है, अभी M23 की बात करेंगे तो आपके डॉट्स जो है अपोजिट साइड में है, तो ये आ जाएगा -2M23। और अगर 13 की बात करेंगे तो भी आपके डॉट्स अपोजिट साइड में है, तो ये आ जाएगा -2M13। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। L1 दे रखा है आपका 5 + L2 दे रखा है 10 और L3 दे रखा है 15। 2M12 की बात करेंगे तो ये आज का हो जाएगा 4
-2m23 हो जाएगा 6 और -2m13 हो जाएगा 2। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं 46। 220 वोल्ट डीसी मोटर डीसी शंट मोटर टेक्स 3 एम्पियर एट नो लोड। It draws 25 ampere when running at full load at 1500 rpm. The armature and shunt resistances are 0.5 and 220 ohm respectively. The no load speed in rpm. क्या दे रखा है आपको? डीसी शंट मोटर दे रखी है, उसके अंदर आपको दे रखा है नो लोड के ऊपर 3 एम्पियर ड्रॉ करती है, लेकिन स्पीड नहीं दे रखी है, वो तो आपको क्वेश्चन में पूछी है। इसके अलावा फुल लोड पे कितनी करंट ड्रॉ करती है? 25 एम्पियर और स्पीड है 1500। तो आपको यहाँ पे निकालनी है नो लोड स्पीड। अब आपको रिलेशन पता होना चाहिए करंट और स्पीड में क्या रिलेशन है। तो आपका स्पीड का रिलेशन है, शंट मोटर की बात करें तो n प्रोपोर्शनल टू EB होता है। वैसे तो EB/φ होता है, लेकिन शंट मोटर के केस में फाई आपका फ्लक्स कांस्टेंट होता है, तो n प्रोपोर्शनल टू EB हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका N2/N1 इक्वल टू, अभी आपको N2 तो दे रखा है 1500 और N1 निकालना है, ठीक है। तो अपन इसको उल्टा लिख लेते हैं, N1/N2 ही कर लेते हैं ताकि आपका सही से हो जाए, क्योंकि फिर आपको वापस से वो करना पड़ेगा उल्टा। तो आपका लिख देंगे N1/N2 इक्वल टू, अब EB आपको पता है कि डीसी मोटर जो होती है उसके केस में EB की क्या होती है। तो पहले आपको डीसी मोटर की वोल्टेज इक्वेशन पता होनी चाहिए, तो ये होती है V=EB प्लस IA×RA, ठीक है। ये आपकी होती है EB की वोल्टेज की इक्वेशन होती है। अब EB निकालेंगे तो V माइनस IA/RA हो जाएगा, तो EB के प्रोपोर्शनल है, क्या लिखेंगे इसको V माइनस, अब दो करंट दे रखी है तो IA1 हो जाएगा आपका एक तो, और RA आपका सेम दे रखा है अपॉन V माइनस IA2 और RA हो जाएगा, ठीक है। अब आपको N1 निकालना है, N2 तो आपको दे रखा है 1500, ठीक है, ये निकाल दे रखा है। वोल्टेज आपको दे रखा है 220 वोल्ट, RA आपको दे रखा है 0.5 ओम्स, IA1 आपको नहीं दे रखा, आपको दे रखा है मोटर टेक्स 3 एम्पियर करंट एंड 25 एम्पियर। जो मोटर हमारी करंट ड्रॉ कर रही है वो कौन सी करंट है आपकी? लोड करंट बोल सकते हैं इसको, IA नहीं IL। और आपकी आर्मेचर करंट जो है वो डिफरेंट होगी IA से, मतलब IL से। तो शंट मोटर के केस में आपकी करंट क्या होती है? I=IA प्लस ISH, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, I पता है आपको कितना दे रखा, 3 एम्पियर दे रखा है एक बार 25 एम्पियर दे रखा है। ISH आपको दे ही नहीं रखा है, तो ISH आपका क्या हो जाएगा? V/RSH। तो V आपका दे रखा है 220, RSH क्या दे रखा है आपका? 220 ओम्स, तो ये भी 220 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 1 एम्पियर आ जाएगी। यहाँ पे आपको पता चल गया ISH 1 एम्पियर है, I आपका दे रखा है, तो IA1 और IA2 निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे आप? IA1 क्या हो जाएगा? I माइनस ISH, ये 1 हो जाएगी आपकी। तो I1 दे रखा है 3 माइनस 1 हो जाएगा ISH, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। और अगर बात करें IA2 की, तो IA2 क्या हो जाएगा आपका? I2 कितना दे रखा है? 25 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। तो यहाँ से IA1 आ गया, IA2 आ गया, R आपको पता है, यहाँ पे V पता है आपको, N2 पता है आपको, तो N1 निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं उसके अंदर आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको वोल्टेज की इक्वेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद आपको करंट की इक्वेशन पता होनी चाहिए, और उसके बाद तीसरा है आपको स्पीड और वोल्टेज के बीच में रिलेशन, या फिर स्पीड या करंट के बीच में रिलेशन। अगर ये तीनों चीज़ें आपको पता है तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। फिर चाहे वो डीसी शंट मोटर का हो, डीसी सीरीज मोटर का हो, या फिर डीसी जनरेटर का क्वेश्चन हो। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर होगा 1579.32 RPM। आप इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। When 3-phase induction motor is supplied with a balanced 3-phase supply, it produces a rotating magnetic field of magnitude। हमारी 3-phase इंडक्शन मोटर है, उसको हम 3-phase बैलेंस सप्लाई दे रहे हैं, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है आपका RMF, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो आपको पता है 3-phase इंडक्शन मोटर के केस में RMF जो होता है हमारा, ये कितना होता है? 1.5 टाइम्स 5m।
तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ द फ्लक्स ड्यू टू एनी इंडिविजुअल फेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, इफ ए सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग एट लीडिंग पावर फैक्टर इट्स एक्साइटेशन इंड्यूस्ड वोल्टेज इज। सिंक्रोनस मोटर है, लीडिंग पावर फैक्टर पे आपकी वर्क कर रही है, रन कर रही है, तो एक्साइटेशन इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या होगा? तो लीडिंग पावर फैक्टर पे सिंक्रोनस मोटर जो होती है आपकी ओवर एक्साइटेड है, तो एक्साइटेशन वोल्टेज जो होगा हाइयर देन टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीडिंग और लैगिंग के केस में दोनों में आपको याद रखना है, अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए सिंगल फेज कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर इज रिवर्स्ड बाई। जो आपकी सिंगल फेज कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर होती है, क्या मतलब है इसका कि कैपेसिटर जो होता है आपका परमानेंट होता है, वो स्टार्टिंग कंडीशन में भी होता है और आपका रनिंग कंडीशन में भी होता है। तो इसको रिवर्स अगर करना है आपको इसके रोटेशन को, तो क्या करेंगे आप, दो वाइंडिंग होती है, एक मेन वाइंडिंग है, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, तो दोनों में से किसी भी वाइंडिंग के टर्मिनल को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, दोनों को नहीं, या तो फिर आप कैपेसिटर को किसी एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में चेंज कर सकते हैं, तभी आपकी स्पीड जो है रिवर्स होगी, डायरेक्शन रिवर्स होगी। तो ए में दे रखा है इंटरचेंजिंग द टर्मिनल्स ऑफ बोथ द वाइंडिंग, तो ये नहीं होगा। टर्मिनल्स ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग, सिर्फ एक वाइंडिंग को इंटरचेंज करेंगे तो होगा। ऐसी सप्लाई के टर्मिनल को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर को भी चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटर को ही इंटरचेंज करेंगे तब फर्क पड़ेगा। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, गिवन डिजिटल सर्किट बिहेव्स एज एन। एक सर्किट दे रखा है, वो किस तरह से बिहेव करता है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले आपका दे रखा है, ये आपके दे रखे हैं ओ एंड गेट दे रखे हैं, ये आपका और गेट दे रखा है, और ये आपका नोट गेट दे रखा है। तो इस गेट का इनपुट क्या होगा आपका, एक्स है, इसका नोट गेट हो जाएगा एक्स बार, ये आपका वाई डायरेक्ट आ रहा है यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, एक्स तो डायरेक्ट आ रहा है और वाई है, वाई का बार हो जाएगा। एंड गेट है तो इसका आउटपुट क्या होगा आपका, एक्स बार वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई बार। और गेट है उसका आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, एडिशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। ठीक है, एक्स वाई बार, तो एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार क्या होता है आपका, एक्सोर गेट होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ए सिस्टम इज रिलेटेड बाय द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन देन फाइंड इट्स ट्रांसफर फंक्शन। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपकी इनपुट और आउटपुट की, तो आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, RVNL के एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या करेंगे, इसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लेते हैं ये मैंने बताया था आपका, स्क्वायर टर्म होती है तो एस स्क्वायर आ जाता है, सिंगल टर्म है तो एस आ जाता है, और कोई भी डिफ्रेंसिएशन की टर्म नहीं है तो आपका ट्रांसफर फंक्शन हो जाता है उसका, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है, टी की जगह एस चेंज हो जाता है। तो इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर वाई टी को क्या हो जाएगा, वाई एस प्लस 3 एस इंटू वाई एस, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू, इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन की टर्म नहीं है तो ये वाई एस इक्वल टू यू का क्या हो जाएगा, यू एस, और डी यू बाई डी टी का हो जाएगा एस इंटू यू एस। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको इधर से वाई एस कॉमन लेंगे, इधर से यू एस कॉमन लेंगे, तो वाई एस अपॉन यू एस जो होगा आपका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। अब इधर से यू एस कॉमन लिया तो क्या बचा आपका 1 प्लस एस, और इधर से वाई एस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। तो ये आपका ट्रांसफर फंक्शन हो गया, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फॉर द टू पोर्ट नेटवर्क शोन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन Z21। एक टू पोर्ट नेटवर्क दे रखा है, उसमें हमें Z21 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले आपको देखना है कि नेटवर्क किस तरह का आपका, तो यहाँ से चेक करेंगे सीरीज नेटवर्क है या पैरेलल नेटवर्क है। तो पहले आप करंट से चेक कर सकते हैं, यहाँ से करंट जाएगी तो करंट डिवाइड हो रही है दोनों तरफ, तो आपका क्या है, पैरेलल नेटवर्क है, क्योंकि पैरेलल में ही करंट डिवाइड होती है। तो पैरेलल में आपका क्या होता है, वाई नेटवर्क होता है, टू पोर्ट नेटवर्क जो होता है, वाई पैरामीटर्स निकालते हैं पैरेलल में, और सीरीज होता है तो जेड पैरामीटर निकालते हैं। अभी आपको पैरेलल दे रखा है तो पहले आपको वाई पैरामीटर निकालने पड़ेंगे, फिर आपको जेड पैरामीटर निकालने पड़ेंगे वाई इन्वर्स करके, और फिर आपको Z21 मिलेगा। अभी यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, दो अलग अलग नेटवर्क है, एक ये नेटवर्क है, दूसरा ये नेटवर्क है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो आपका वाई नेटवर्क जो है वो, अगर नॉर्मल भी बात करें आपका आइडियल, तो वो किस तरह का होता है,
इस तरह का जो होता है आपको पता है उसका किस तरह से निकालते हैं आप। y12 निकालते हैं इन दोनों को ऐड करके, y22 इन दोनों को ऐड करके, और y12 या y21 जो होता है इसका नेगेटिव करके लिख देते हैं। अब आपको 2 ओम तो दे रखा है इसकी जगह, तो इसको तो आप महो में कन्वर्ट करके लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं दे रखा, तो इसका क्या है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को एडमिटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये दोनों जीरो हैं। इसका मतलब क्या हो, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी, इनको ऐड करेंगे तो सिर्फ ये वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू जो है उसको माइनस करके लिख देंगे। तो यहाँ पे पहले हम इसका जेड पैरामीटर वाई पैरामीटर निकाल लेते हैं, तो ये y1 हो जाएगा। तो y1 क्या हो जाएगा आपका, इसको ओम है महो में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/2। अभी इस बीच वाले जो y12 या y21 होता है उसको नेगेटिव करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -1/2, ये भी हो जाएगा -1/2, और ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, अभी क्या करेंगे, y1 आ गया, सेकंड नेटवर्क दे रखा है, इसका y2 निकालेंगे, लेकिन ये किस फॉर्म में, आपका z की फॉर्म में है। इस फॉर्म में आप z ही निकाल सकते हैं, तो पहले आप z निकालेंगे और उसके बाद उसको y में कन्वर्ट करेंगे ट्रांसफॉर लेके, तो आपका ट्रांसफर नहीं इनवर्स लेकर। ठीक है, तो इसका निकाल लेते हैं आप, इसका यहाँ पे z लिख देती हूँ मैं, तो इसका z तो क्या हो जाएगा आपका, z में क्या करते हैं आप, इन दोनों को ऐड कर देते, इन दोनों को ऐड करते, इसको ऐसा कैसा लिख देते, तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। अभी इसका क्या करेंगे आप, y इन्वर्स निकालेंगे, मतलब z इन्वर्स करेंगे तभी आपको y2 आएगा, तो z इन्वर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में, तो हो जाएगा 4, ये 6 हो जाएगा, और इसके साइन चेंज हो जाएंगे तो -2 और ये -2 हो जाएगा। इसके अलावा एक और टर्म आती है 1/AD - BC करके, तो ये 6 और 4 हो जाएगा आपका 24 - 4, तो ये हो जाएगा आपका 20। y1 आ गया, y2 आ गया, अब यहाँ से पहले y निकालें, तो हो जाएगा y1 + y2, इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको फाइनली क्या निकालना है, z निकालना है आपको, तो यहाँ से y आएगा, फिर आप z निकालेंगे, z को क्या करेंगे आप, y इन्वर्स करेंगे, तो जब y इन्वर्स करेंगे तो आपका z आएगा, उसके अंदर आपका थर्ड नंबर का पैरामीटर होगा वो Z21 होगा, उसकी वैल्यू आपकी आएगी 3 ओम। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, आपका आंसर 3 ओम करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और नहीं भी आ रहा है तो भी लिख सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सोल्व करवा दूंगी। तो सारा मेथड मैंने आपको बता दिया है, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज IGBT, MOSFET, डायोड एंड थायरिस्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, क्या दे रखी है हमें, डिवाइसेज दे रखी हैं, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो पहले दे रखा है आपको MOSFET, IGBT, डायोड एंड थायरिस्टर। स्टेटमेंट 1 है MOSFET इज मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस एंड वेयर एज अदर्स आर माइनॉरिटी कैरियर डिवाइसेस। IGBT and MOSFET are majority carrier devices, whereas others are minority carrier devices. All the four are majority carrier devices. All the four are minority carrier devices. तो आपको पता है MOSFET जो होता है आपका मेजोरिटी कैरियर डिवाइस होता है, बाकी सारी माइनॉरिटी हैं, तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। वोल्टमीटर कैलिब्रेशन इज डन थ्रू, तो वोल्टमीटर और एमीटर का कैलिब्रेशन आप किससे करते हैं, ऑप्शंस में जो दे रखी है उसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर। वोल्टमीटर और एमीटर के कैलिब्रेशन पोटेंशियोमीटर से कर सकते हैं अपन, या वोल्टमीटर के भी। डिस्टोर्शन फैक्टर एंड टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन आर रिलेटेड बाई, तो डिस्टोर्शन फैक्टर आपका DF से डिनोट करते हैं, और ये आप करते हैं THD से। तो ये इसमें क्या रिलेशन होता है, तो आपका THD जो होता है वो क्या होता है, 1/DF² -1 और इसका अंडर रूट। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको DF दे रखा है तो THD निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है इन थायरिस्टर, और स्टेटमेंट दे रखे हैं लेचिंग करंट और होल्डिंग करंट से रिलेटेड। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, लेचिंग करंट जो होती है आपके टर्न ऑन प्रोसेस से रिलेटेड होती है, और होल्डिंग करंट जो होती है टर्न ऑफ प्रोसेस से रिलेटेड होती है। जब आपका थायरिस्टर की करंट है लेचिंग करंट से ऊपर जाती है तभी आपका टर्न ऑन होता है, और होल्डिंग करंट की वैल्यू से बिलो आ जाती है तभी आपका थायरिस्टर टर्न ऑफ होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सब में डी सही है। लेचिंग करंट इज एसोसिएटेड विद टर्न ऑन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इन द सर्किट शोन द वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज आर आइडल, डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज। सर्किट दे रखा है, वोल्टेज और करंट्स और आइडल है, मतलब वोल्टेज का रेजिस्टेंस जो है 0 है,
और करंट सोर्स का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। वोल्टेज फाइंड आउट करना है वी आउटपुट, इसको नोडल मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे वी मान लें तो वी -10/2 इक्वल टू 5 हो जाएगा आपका, क्योंकि करंट जो है हम आउट गोइंग देखते हैं, ये इनकमिंग है तो नेगेटिव साइन में वी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 20 वोल्ट। करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 20 वोल्ट। इजी क्वेश्चन है काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज, मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो होता है आपका एमएमएफ, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी एम्पियर टर्न होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा यूनिट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले ही डाल रखा है जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सारी क्वांटिटीज़ इंक्लूड की हुई हैं। इसके बाहर से कभी कोई ऐसा यूनिट नहीं पूछी गई है। जितने भी एग्जाम्स में आज तक जो भी ऐसा यूनिट पूछी गई है वो सारी उसमें इंक्लूडेड है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हैं, और ऐसा यूनिट हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। विच ऑफ द फॉलोइंग एसी ब्रिज इज यूज टू मेजर अननोन फ्रीक्वेंसी। अननोन फ्रीक्वेंसी के लिए कोई भी ब्रिज अगर यूज में लेते हैं एसी ब्रिज तो वो होता है वेन ब्रिज। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैक्सवेल ब्रिज जो है इंडक्टेंस मेजर करने के लिए यूज में लेते हैं, जिस कोयल का क्यू फैक्टर मीडियम होता है। केल्विन डबल ब्रिज लो रेजिस्टेंस के लिए। डी सोटी ब्रिज जो होता है कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए होता है। ये सारे हमने एमसीक्यू सीरीज में कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है मैच लिस्ट 1। रो 1 और रो 2 को मैच करना है। रो 1 में दे रखे हैं आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट और 2 में दे रखे हैं क्वांटिटीज़। तो पहला है आपका पीएमएमसी। पीएमएमसी जो है डीसी क्वांटिटी मेजर करता है हमेशा। एमआई इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, ये आरएमएस वैल्यू एसी क्वांटिटी मेजर करता है। और रेक्टिफायर है एसी और डीसी दोनों को मेजर करता है। तो आपका 1 में ए, 2 में बी और 3 में सी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊँगी। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस करें। और अगर आपको कोई सजेशन देना हो, किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे इलेक्ट्रिक क्लासेस पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे अपने डाउट पूछ सकते हैं। या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इलेक्ट्रिक क्लासेस बाय सुमन चौधरी, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। वीडियोज़ मैं डालती हूँ और इसके अलावा PDF भी प्रोवाइड कराती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।